कि जब भी डायरिया हो ORS और जिंक लें। कोविड टाइम में पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, तब भी सबको कोविड हो गया। कैसे? क्योंकि वायरस हवा से फैलते हैं। अगर उस पर लिखा हुआ है WHO ORS, वही आप ले, चाहे वो प्री फॉर्म्ड हो, लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे पाउडर फॉर्म में। माँ खुद ही, माँ से बड़ा डॉक्टर दुनिया में कोई नहीं होता। आपके घर में भी बच्चे हों, न्यू बॉर्न, थोड़े बड़े या फिर स्कूल गोइंग, अब उनकी हर तरह से केयर आपकी जिम्मेदारी बनती ही है। पर कई बार आप भी कंफ्यूज नहीं हो जाते उनकी केयर को लेकर कि उनकी अच्छी हेल्थ के लिए क्या करें, उनकी बेटर केयर के लिए बेस्ट क्या चुनें। अब चुनने की बात आए तो उनकी डाइट के लिए सिलेक्टिव बनना तो थोड़ा रिस्की लगता है। आपको भी लगता है ना? हाँ, तो बस अब स्किप मत करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि दैनिक जागरण आई नेक्स्ट की इस स्पेशल सीरीज डियर डॉक्टर में आज हमारे साथ हैं सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर यशवंत राव जी। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर यशवंत राव जी का। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम लोग आज बच्चों को लेकर, बच्चों की केयर को लेकर बात करने के लिए यहाँ पर हैं। तो फिर जब उनकी केयर को लेकर बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आती है वो आती है उनकी डाइट को लेकर, कि उनकी डाइट को कैसे मैनेज किया जाए। और जब डाइट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली डायरिया एक नाम सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग सुनाई देता है, जिससे जो पेरेंट्स होते हैं कई बार वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि बच्चों को आए दिन डायरिया की प्रॉब्लम। आजकल के सीजन में चल भी रहा है डायरिया, काफ़ी कॉमन। जी, आजकल सीजन में चल भी रहा है। तो अब हम अगर इसी सबसे बड़े मुद्दे को उठाते हैं कि बच्चों में डायरिया, तो क्या रीजंस हो सकते हैं डायरिया के जो आज के समय में भी बच्चे उससे सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं? हाँ, एक्चुअली डायरिया बेसिकली मोस्ट कॉमनली वायरस से होता है, देन बैक्टीरियल होता है, और थोड़े बहुत पार्ट एलर्जिक होते हैं या फूड इंटॉलरेंस से हो सकते हैं। वायरस हमारे शरीर में कैसे कैसे प्रवेश करता है, तो मुंह की तरह जा सकता है, नाक से जा सकता है, पानी से जा सकता है, फीकल मैटर से जा सकता है, खाने से जा सकता है। जो मक्खी गंदे जगह पे बैठती है वो हमारे खाने पे बैठती है, उस खाने से जा सकता है। सेम बैक्टीरिया जब हमारा टॉक्सिन बनाया था, कोई खाना ख़राब हो जाए, जैसे आजकल कुछ बच्चे आते हैं जो चिकन खाते हैं, खाते ही वॉमिटिंग एंड लूज मोशन होता है, तो प्री फॉर्म टॉक्सिन बन जाए, वो हमारे शरीर में चला जाए तो डायरिया होता है। तो ये तो वायरस बैक्टीरिया वाला हो गया। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो एलर्जिक होते हैं, जिनको खाने से ऑलरेडी डायरिया हो सकता है, जैसे आप सी फूड एलर्जी सोच सकते हैं। तो इस तरीके से गंदी चीज़ों के, गंदा पानी, गंदा खाना खाने से ही डायरिया होता है। डॉक्टर साहब, ऐसे ही मतलब कुछ ऐसे केसेस जब इतनी ज़्यादा गर्मी है और कुछ स्कूल से अगर हम लोग देखें कि असेंबलीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी लंबी असेंबलीज़ हुई हैं, उसमें बच्चे लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो क्या धूप के कनेक्शन, धूप के को फेस करने से भी डायरिया का कोई इम्पैक्ट है कि इतने लंबे समय तक बच्चे खड़े हैं और थोड़े दिनों बाद उनको डायरिया की प्रॉब्लम होती है? और धूप से जो हीट स्ट्रोक होता है, बेसिकली इसमें दो चीज़ें होती हैं कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा, जब पसीना निकलता है उसको, तो बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है और उसका थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाता है कि प्यास लगती है। तो वो क्या करता है, अगल बगल कहीं पे भी पानी जहाँ मिलता है, जैसे आजकल आप देखिए स्कूल के बाहर वो तरह तरह के आइस क्यूब्स वगैरह, वो बर्फ़, वो पॉलीथीन में बर्फ़ का तरह तरह के कोका कोला, पता नहीं क्या क्या फ्लेवर के मिलते हैं, प्लस वो ठेले लगाते हैं जिसमें रंग बिरंगी पानी होते हैं, पीला पानी, हरा पानी, लाल पानी, नारंगी पानी। तो ये सब इतने सारे मात्रा में वहाँ पे रहते हैं, हाइजीन का ध्यान रखते नहीं, सड़क का गंदा पानी जाता रहता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, इससे हट के है डायरिया से। कोविड टाइम में पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, तब भी सबको कोविड हो गया। कैसे? क्योंकि वायरस हवा से फैलते हैं, तो वही चीज़ जो ओपन में कटा फटा फल, जो पानी है, वही बच्चे असेंबली लंबे के बाद से जब प्यासे होते हैं तो दौड़ के कुछ लेना चाहते हैं, जब वो पीते हैं तो गंदा पानी जाता है, और जब वो जाता है तो लूज मोशन होना स्वाभाविक है। एक दूसरा, जब ज़्यादा हीट स्ट्रोक हो जाए तो बच्चे का सब कुछ, प्यास, खाने की चीज़ें सारी ख़त्म हो जाती हैं, देन वो डिहाइड्रेट हो जाता है, तो उस समय भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो डायरिया के बाद जो डिहाइड्रेशन होता है, उसका दूसरा कारण ये भी है, हीट स्ट्रोक भी है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे केस में जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को किस तरह से गाइड करें, उन्हें क्या समझाएं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए, ऐसी कोई स्थिति आए, तो फिर किस तरह से वो क्या करें उस समय? क्योंकि बच्चे हैं वहाँ पर, पेरेंट्स तो होंगे नहीं,
तो किस तरह से वो मैनेज करें सो दैट कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे बच्चे का ना, आप इधर उधर चीज़ों में जंक फूड खरीदने में बहुत पैसा खर्च करते हैं। बच्चे को एक अच्छे क्वालिटी की बॉटल दीजिए ताकि वो पानी थोड़ा ठंडा लेके जाए, क्योंकि वाकई सही बात है, ये कहना बड़ा आसान है कि गर्म पानी बच्चे को पिलाएं ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन एक्चुअल में ये हो नहीं पाता है, बच्चा पीता नहीं है। तो हमें हल्का सा भी ठंडा पानी हो, घड़े का पानी बच्चे को घर में बना के उसके अच्छा बॉटल हो, अगर बहुत अच्छा नहीं है तो आप उसको कपड़े से कवर करके भेजें और उसको गीला करता रहे तो पानी फिर भी पीने लायक रहेगा। तो घर का पानी, साफ़ सुथरा ताज़ा पानी अगर आप दे रहे हैं तो असेंबली में उसको बोले कि बीच बीच में बेटा पानी पीते रहो, एक साथ पानी ना पियो। एंड टीचर से रिक्वेस्ट करें कि बच्चे को असेंबली के दौरान एक तो ओपन में धूप में न खड़ा न करें, बैठने की जगह दें। दूसरा, असेंबली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि बच्चे के लिए टॉलरेबल हो। डॉक्टर साहब, अब इसी डायरिया की सीरियसनेस पे बात करें तो ये कितना सीरियस हो सकता है? मैडम, डायरिया जैसा कहते हैं कि ORS और जिंक अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, जो कि टीवी पे आप लोगों के माध्यम से ऐड भी आता है कि जब भी डायरिया हो ORS और जिंक लें। लेकिन अगर आप शुरू से लेना शुरू कर देते हैं तो आप इम्प्रूव कर जाते हैं, आपको सीवियर नहीं होता है। तो डायरिया बेसिकली माइल्ड से लेके सीवियर हो सकती है। माइल्ड टू मॉडरेट हम ओरल चीज़ से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अभी क्या है, आप देखिए मार्केट में पेरी में मेडिकल स्टोर्स पे एनर्जी ड्रिंक आ गए हैं, एनर्जल, पुनर्जल, बहुत सारे ड्रिंक आ गए हैं और उसको लोग डायरिया में यूज कर रहे हैं। वो बेसिकली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। जब वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बच्चा उसके आंतों में जाता है तो वो और ज़्यादा वाटर को ड्रैग करता है। मतलब जो उसका लूज मोशन 100 ml का 10 बार हो रहा है, अब वो 150 ml का 20 बार होगा। तो उससे डिहाइड्रेशन की टेंडेंसी उसकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, डायरिया की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली ये जो डायरिया जो माइल्ड टू मॉडरेट है, सीवियर में कन्वर्ट हो रहा है, पेरीफेरी में ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि वहाँ के मेडिकल स्टोर पे इस तरह के कार्बोनेटेड और एनर्जी ड्रिंक आ गए हैं जो कि बहुत कंसंट्रेटेड हैं। तो इस तरीके से डायरिया, और वो बच्चे फिर धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं, कुछ भी नहीं पी पाते हैं। आजकल हमारे पास ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो बहुत ही सीवियरली डिहाइड्रेटेड, बिल्कुल बेहोश होकर आ रहे हैं, उनको मैनेज करने में बड़ी तकलीफ हो रही, बड़ी परेशानी हो रही है। तो डायरिया माइल्ड से लेके सीवियर हर तरीके का हो सकता है। तो इट मीन्स डॉक्टर साहब कि ये जो पुनर्जल वगैरह और इस तरह की चीजें हैं वो बच्चों को नहीं देनी। जहां पे भी ये लिखा हुआ है WHO ORS, कुछ प्री फॉर्म्ड ORS मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ पाउडर वाले अवेलेबल हैं। जो पाउडर वाले अवेलेबल हैं उसके पैकेट पे भी देखिए WHO ORS, जिसकी ऑस्मोलरिटी 245 होनी चाहिए। लेकिन जो बने बनाए आ रहे हैं उस पे भी ORS है, लेकिन वो लोग जैसे कहते हैं ना कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, उसको बहुत छोटा सा लिख दिया, इंजूरियस टू द हेल्थ। अब जाके गवर्नमेंट ने ऐड को बड़ा कराया। तो इस तरीके से वो ऑस्मोलरिटी छुपा लेते हैं। तो अगर उस पर लिखा हुआ है WHO ORS, वही आप ले, चाहे वो प्री फॉर्म्ड हो, लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे पाउडर फॉर्म में हो। कुछ ऐसे केसेस में या बच्चों को अगर सजेस्ट करना है कि इस तरह के ORS या इलेक्ट्रॉल लें, तो सबसे पहले हम पैकेट पे ये इंस्ट्रक्शन देख लें कि WHO ORS लिखा है कि नहीं लिखा है। और मैम, छोटा बच्चा है तो 200 ml वाला पाउच अवेलेबल है, बड़ा बच्चा है तो 1 लीटर का पाउच अवेलेबल है। जो पाउच होता है, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि माँ क्या करती है, छोटा बच्चा है 1 लीटर का पैकेट, क्योंकि हमारे सरकारी पे 1 लीटर का पैकेट अवेलेबल है और बच्चा है 7-8 किलो का, तो 1 लीटर पैकेट पूरा क्या करती है माँ, उसको पैकेट को फाड़ के थोड़ा वो लेगी, थोड़ा पानी लेगी, तो वो कम कंसंट्रेटेड या ज़्यादा कंसंट्रेटेड बन जाता है, उससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। तो इसका तरीका ये है कि 1 लीटर वाला पैकेट 1 लीटर में डिजॉल्व करें और 200 ml वाला पैकेट 200 ml में डिजॉल्व करें। और बच्चे को दूसरी चीज़ आती है जो हम बताना चाहते हैं कि ORS को दवाई की तरह न पिलाएं कि पकड़ के बिल्कुल दबा के और ये दबा के गला और बच्चे के मुंह में डाले जा रहे हैं चम्मच से, वो वोमिटिंग करना शुरू कर देता है। इसको दिन भर एंजॉय की तरह पिलाएं, अपने चम्मच से हल्का सा ले, थोड़ा सा बच्चे को पिला दें। तो घूम घूम के दौड़ दौड़ के पिलाते रहें तो बच्चा पीता भी रहेगा और उसको डिहाइड्रेशन नहीं होगा।
डॉक्टर साहब, आप डायरिया के साथ में थोड़ा सा एलर्जी को समझना चाहेंगे कि जो भी ये भी बच्चों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो जो एलर्जी, कई बच्चे होते हैं कि उनको एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है, तो ये एलर्जी किस तरह की होती है? आप बेसिकली फूड एलर्जी की बात कर रही हैं, तो वाकई एलर्जी जो होती है वाकई बच्चों में भी होती है एलर्जी। जैसे एक सी फूड एलर्जी होती है, खा लो तो एकदम से इंटेंस ईचिंग होने लगेगी माउथ पे, ब्रांकोस्पाज, खांसी आने लगेगी, नाक से पानी आने लगेगा, ये सब पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, स्किन में एडिमा होने लगता है और हाइपोवॉल्यूमिया, डिहाइड्रेशन में बच्चा चला जाता है, डायरिया भी हो जाता है, धीरे धीरे पेशाब भी बनना बंद हो जाता है जब ये सीवियर फॉर्म की होती है। जैसे आपने बताया डायरिया के माइल्ड टू सीवियर होते हैं, वैसे ही फूड एलर्जी भी कई तरह की हो सकती है। तो जैसे मिल्क एलर्जी होती है, काऊ मिल्क एलर्जी, कुछ बच्चों में मिल्क की एलर्जी होती है, तो बच्चे को आप जो दूध देंगे तो उसको क्या होता है कि आंतों से थोड़ा थोड़ा माइल्ड से लेके सीवियर ये भी होता है। मिल्क एलर्जी, जो काऊ मिल्क एलर्जी होती है, बेसिकली काऊ की प्रोटीन से होता है। ये माइल्ड से सीवियर हो सकता है, जैसे थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का ब्लड निकला तो बच्चे का फाइनल ग्रोथ जो है कम हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा होता है तो फिर वो डॉक्टर के पास आता है इलाज के लिए, और जब कोलोस्कोपी करते हैं तो आंतों में अल्सर मिलता है, जिसको मेडिकल साइंस में हम लोग डायग्नोज करते हैं, बायोप्सी लेते हैं और फिर कहते हैं कि काऊ मिल्क एलर्जी है, काऊ मिल्क नहीं देना है। तो इस तरीके से मिल्क से एलर्जी हो सकती है, प्रोटीन से एलर्जी हो सकती है। एक सीलियक डिजीज जिसमें गेहूँ से एलर्जी होती है। पहले हम लोग ये मानते थे कि अपने इंडिया में नहीं होता है, लेकिन अपने इंडिया में भी बहुत सारे कॉमन केसेस हैं, हम ही लोगों के पास बहुत सारे बच्चे हैं। तो पता चला उसको जब गेहूं देंगे तो क्रॉनिक डायरिया स्टार्ट हो जाएगा, मिल्क देंगे तो डायरिया स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मिल्क एलर्जी, व्हीट एलर्जी, सी फूड एलर्जी, कई तरह की एलर्जी भी बच्चों में बड़ा कॉमन है, इतना अनकॉमन नहीं है। तो डॉक्टर साहब, ये तो कई तरह की एलर्जी हुई जो फूड से रिलेटेड है, बट इस फूड एलर्जी को क्या कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स या साइंस हो सकते हैं जिनको देख के पेरेंट्स पहचान सकें कि ये फूड एलर्जी हो रही है हमारे बच्चे को? तो बेसिकली जब पेरेंट्स ये कह के आता कि हमारे बच्चे को 6 महीने से डायरिया बना हुआ है साहब, तो बच्चे की उम्र हम देखते हैं यूजुअली मदर जो है 6 महीने के बाद गाय का दूध इंट्रोड्यूस करती है। 6 महीने तक अपना दूध देती है या डब्बे का दूध मिला के देती है, 6 महीने के बाद गाय का दूध देती है। जब गाय का दूध देना शुरू करती है उसके 2-3 महीने बाद उसको एलर्जी के सिम्टम स्टार्ट होते हैं, और लूज मोशन होना, कभी कभी ब्लड आ जाना, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना। तो माँ लंबी हिस्ट्री दे और कहे कि जब से हमने दूध शुरू किया है तब से हुआ है। गेहूं वाला यूजली एक आध बिस्किट खिलाती है, तो गेहूं वाली जो एलर्जी होती है उसको सीलियक डिजीज कहते हैं, वो 1.5 साल 2 साल पे आता है। तो अर्ली एलर्जी काऊ मिल्क एलर्जी, लेट एलर्जी 1.5 साल 2 साल पे व्हीट या सीलियक डिजीज बोलते हैं। तो अगर माँ रिकॉल, हम माँ से पूछते हैं कि लंबे समय से डायरिया हो रहा है, तो मैं आपको क्या लगता है कि क्या देने से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? माँ खुद ही, माँ से बड़ा डॉक्टर दुनिया में कोई नहीं होता। वो जानती है हमारे बच्चे को ये चीज़ क्यों हो रहा है, हमें केवल वेरीफाई करना होता है और उसका एक नाम देना होता है। तो माँ बता देती है कि दूध जब से हमने शुरू किया तब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, या जब से हमने रोटी वोटी शुरू किया है तब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। तो हिस्ट्री से हमें पता चल जाता है कि ये इन्फेक्टिव डायरिया है या एलर्जी वाला डायरिया है। देन डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए कौन सा फूड या चीज़ें सबसे ज़्यादा एलर्जी या डायरिया ट्रिगर कर सकती हैं? फूड जो होती है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो भी कंसंट्रेटेड फूड होता है वो सबसे ख़राब होता है। जैसे डायरिया के केस में हम कितना भी माँ को समझाएं कि ORS का घोल दो, ORS का घोल अभी आप भी पी के देखें ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता है, गंदा। मैं खुद ही जब कभी कभी पिया हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा है। तो बच्चे जल्दी पीते नहीं है, इसलिए हमने आपको बताया कि नाटकीय तरीके से पिलाना है, खेलते खेलते पिलाना है। आधा चम्मच, 1 चम्मच, आधा चम्मच, जब चला जाएगा तो पी ही लेता है। तो बेसिकली जितने भी एडल्ट्रेटेड ड्रिंक हैं जो कि हाइपर कंसंट्रेटेड हैं, तो माँ क्या करती है, जब ORS नहीं पीता है तो लगती है मौसम्बी का जूस देने, अनार का जूस देने, ये एप्पल का जूस देने। ये सब गाढ़े जूस होते हैं। चाहे हम फ्रेशली प्रिपेयर करें घर पे, आप बोलो कि क्यों आपने दिया, अरे साहब हम अपने घर पे बनाया। तो चाहे आप फ्रेशली घर पे बनाएं, चाहे मार्केट से खरीद के ले आएं, दोनों ही दशाओं में वो कंसंट्रेटेड होता है और ज़्यादा आंतों में पानी को खींचता है और डायरिया और ज़्यादा प्रोफ्यूज हो जाता है।
प्लस जितने भी ये एनर्जी ड्रिंक हैं, माँ को लगता है कि ये एनर्जी ड्रिंक है, ये डिहाइड्रेशन करेक्ट करने के साथ साथ हमारे बच्चे को एनर्जी भी देगा, क्योंकि माँ को लगता है कि उसको एनर्जी कम हो गई है, तो वो ड्रिंक और ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ें नहीं देनी चाहिए। और अगर नोन हिस्ट्री है दूध से एलर्जी की, नोन हिस्ट्री है गेहूं से एलर्जी की, या किसी फल के खाने से एलर्जी, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जैसे एक कंजेनाइटल फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस होता है, इसमें बच्चे फल जो आप देंगे तुरंत डायरिया स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही रेयर है, लेकिन हो सकता है। ओके, सो डॉक्टर साहब, डायरिया के केस में या बार बार डायरिया होने के केस में या फिर फूड एलर्जी के केस में कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आप सजेस्ट करेंगे कि वो कुछ महीनों में या कुछ ड्यूरेशंस में कराते रहना चाहिए? एक्चुअली रिपीटेड टेस्ट तो बहुत ज़रूरी नहीं होता है। डायरिया के केस में लोग क्या करते हैं कि CBC करा लो, स्टूल करा लो, ये करा लो, नहीं कराना चाहिए। डायरिया केस में आइडियली अगर वाटरी डायरिया है तो हमें न तो एंटीबायोटिक देना है न कुछ देना है, केवल ORS और जिंक देना है। हमारी बॉडी में कमेंसल बैक्टीरिया होते हैं जो उन वायरस से लड़ते रहते हैं, एक डिफेंस सिस्टम होता है। और वायरस को मारने की कोई दवाई नहीं बनी है। कोविड टाइम में कोविड को मारने की कोई दवाई थी नहीं, रेमडेसिविर वगैरह किसी का कोई रोल नहीं था। तो वायरस को जब हम मार नहीं सकते हैं, डायरिया वाले वायरस को, तो हम जब एंटीबायोटिक देंगे तो जो हमारा डिफेंस सिस्टम था बैक्टीरिया का, जो वायरस से लड़ रहा था, हमने एंटीबायोटिक से उस बैक्टीरिया को मार दिया। जब वो बैक्टीरिया मर गया तो ये वायरस और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो ब्लड आने लगा, फिर बच्चा भर्ती होता है, तरह तरह की प्रॉब्लम आती है मैम। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि केवल ORS और जिंक पे कंसंट्रेट करना है, न कि हम बहुत ही बड़ी बड़ी दवाइयाँ देना शुरू करते हैं। एलर्जी अगर है तो, अगर नॉन एलर्जी है, मिल्क की अगर एलर्जी है तो हमें मिल्क नहीं देना चाहिए। अगर नॉन एलर्जी है सी फूड की तो हमें वो नहीं देना चाहिए। और मदर जान जाती है धीरे धीरे। प्लस मार्केट में बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं ब्लड से। आई विल नॉट रिकमेंड टू डू दोज टेस्ट। केवल स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो कराना चाहिए डॉक्टर के सलाह के बाद। ओके, देन डॉक्टर साहब, माइल्ड डायरिया अगर है तो उस केस में घर में कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए बच्चों को लेकर, और किस तरह से उसको घर पे मैनेज किया जा सकता है? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी माइल्ड डायरिया होता है तो हमारी माँओं को ये लगता है कि आंतों को आराम देना चाहिए। आंतें ज़्यादा काम कर रही हैं, निकल रहा है पॉटी, आंतों को आराम करना चाहिए। यही सबसे ख़राब चीज़ होती है। डायरिया में क्या होता है, आंतें अंदर से थोड़ी थोड़ी सी छिल सी जाती हैं, मतलब आंतों में एक हल्का हल्का घाव, एब्रेजेंट ऐसा हो जाता है। तो जब भी कहीं घाव होता है तो हमें खाना ज़्यादा खाना चाहिए ताकि वो जल्दी भरे। तो माइल्ड डायरिया हो तो बच्चा जो अगर 6 महीने से कम है तो माँ का दूध पिलाते रहें, और एक बार माँ का दूध, एक बार ORS, एक बार माँ का दूध, एक बार ORS दे देना चाहिए। और अगर 6 महीने से ऊपर का है तो बच्चे को सारा खाना, दाल रोटी भिगो के, रोटी फूल जाए तो मसल के दाल रोटी खिलाइए, दलिया बना खिलाइए, चावल दाल खिलाइए, खिचड़ी खिलाइए, नमक वाली चीज़ें प्रेफर करिए, शुगर वाली चीज़ें नहीं देनी है। प्लस घर पे भी अगर ORS का पैकेट है, जैसे आजकल देखिए, आजकल हर कोई पल्स ऑक्सीमीटर रख रहा है, थर्मामीटर रख रहा है, पहले कोविड से पहले कोई नहीं रखता था। तो इस तरीके से एक ORS का पैकेट भी अपने मेडिकल किट में ज़रूर रखें। कभी भी डायरिया है तो ORS का पैकेट दें। सपोज नहीं है तो हम 1 लीटर पानी में 6 चम्मच शुगर मतलब शुगर, ग्लूकोज नहीं, शुगर डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है, उसको मिला के बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके पिलाते रहें ताकि बच्चा जो है डिहाइड्रेशन में ना जाए। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब, बिकॉज इन द केस ऑफ डायरिया या पेट अगर ख़राब होता है तो अक्सर पेरेंट्स करते हैं कि आंतों को थोड़ा सा आराम दें, तो बच्चों को ना खिलाएं ज़्यादा या इस तरह की चीज़ें हों। बट ये सारी चीज़ें बच्चों को खिलानी है, ये हमारे व्यूअर्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अब माइल्ड डाइजेशन वाले इशू में, मतलब लाइक बच्चों को अगर एलर्जी की वजह से माइल्ड डाइजेशन हो रहा हो तो उनका डाइट प्लान फिर किस तरह का होना चाहिए? देखिए, जो हमारा डायरिया जो होता है ना, बेसिकली एक एक्यूट डायरिया होता है जो एकदम से स्टार्ट हुआ और
2 हफ्ते के अंदर सही हो जाना चाहिए। अगर एक्यूट डायरिया स्टार्ट हुआ और 2 हफ्ते से ज़्यादा गया तो वो पर्सिस्टेंट डायरिया होता है, जिसमें मल एब्जॉर्प्शन जो आप पूछ रही हैं होने लगता है। तो बेसिकली हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम करता है। उससे पेट में गैस बनता है, फ्लैचुलेंस होता है और पेरीएनल रैश होता है, क्योंकि एसिड बन जाता है, गैस बनता है तो फाट से उसको पॉटी होती है। इन सब केसेस में हम क्या करते हैं, पहले रिड्यूस लैक्टोज डाइट देते हैं। तो दूध वगैरह की मात्रा हमने कम कर दिया, चावल थोड़ा सा रखा लेकिन दूध की मात्रा हमने कम कर दी, शुगर हमने कम कर दी। इससे अगर नहीं सही हुआ तो हम बिल्कुल भी लैक्टोज फ्री डाइट दे देते हैं। अगर उससे भी नहीं सही हुआ तो बिल्कुल ही चावल हटा देते हैं, केवल प्रोटीन डाइट देते हैं। और इस तरह के बच्चे आते हैं, दो दे आर वेरी रेयर। पब्लिक से आप लोगों से, जनता से मैं ये अपील करूंगा कि अपने मन से ये सब एक्सपेरिमेंट न करें। अगर आपके बच्चे का डायरिया 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है तो बेटर टू कंसल्ट ए डॉक्टर, और वो धीरे धीरे आपके बच्चे की सीवियरिटी को देख के धीरे धीरे लैक्टोज या स्टार्च हटाएगा, प्रोटीन को बढ़ाएगा। और आजकल आप घर पे कर सकते हैं, अगर डायरिया 2 हफ्ते से ज़्यादा जा रहा है तो रॉ बनाना डाइट होता है। बनाना बड़ा अच्छा होता है, कच्चा वाला केला जो है, कच्चा केला आप कई फॉर्म में दे सकते हैं। उसके पतले पतले स्लाइसेस काट के बेसन में डाल के उसकी पकौड़ी बना खिला सकते हैं बच्चे को। कच्चे केले को आप बॉयल करके उसका छिलका उतार के उसका मैश करके और उसकी छोटी छोटी टिक्की बना सकते हैं। उसको आप सत्तू में मिला के उसकी छोटी 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 पूड़ी बना सकते हैं। कच्चा केला किसी भी फॉर्म में आप देंगे बच्चे को पर्सिस्टेंट डायरिया में, जहाँ पे इनडाइजेशन हो रहा है, फ़ायदा करता है। आई थिंक कि जिस तरह की रेसिपी आपने जो बताई है कच्चे केले वाली, वो बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, खाते हैं बच्चे। हाँ, बड़ी क्रिस्पी सी हम लोग रिकमेंड करते हैं इस चीज़। इट्स वंडरफुल। एंड डॉक्टर साहब, डायरिया के साथ में अगर आजकल बच्चों में बहुत कॉमन सी गैस की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन हो चुकी है, तो गैस की प्रॉब्लम अगर किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा हो रही है नॉर्मली, तो फिर किस तरह का डाइट और बच्चों के लिए क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए? एक्चुअली सही बताओ, हम लोगों का जो लिटरेचर कहता है ना कि बच्चों में गैस वगैरह की समस्या नहीं होती है। माँ जो है ना, कुछ माँ ऐसी होती है ना जो बिल्कुल, डॉक्टर साहब आज टोटल दूध पिया हमारे बच्चे ने 350 ml, डॉक्टर साहब रोज़ सुबह 10 बजे पॉटी करता है, आज 12 बज गया अगर बच्चे ने हमारी पॉटी नहीं करी। ओवर कंसर्न जो मदर होती है ना, बच्चा बाथला यहाँ पे खेल रहा है, लग रहा है इसको गैस बन गया। तो बेसिकली ये ओवर डायग्नोज कंडीशन है एंड ओवर डायग्नोज बाय द मदर। तो बच्चे के दिमाग में न डालें कि हमको गैस बन गया है, नहीं तो अगर उसके दिमाग में बैठ गया गैस तो आपको परेशान कर देगा। एंडोस्कोपी से लेके सीटी और क्या क्या कराना पड़ जाता है। तो यूजुअली बच्चों के पेट में गैस नहीं बनता है अगर हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं। तो जो मार्केट का खाना है जो बिल्कुल ही सही नहीं होता है, जितने भी ये एडल्ट्रेटेड जो हमारे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, मोमोज हो गया, ये सब चीज़ें गैस्ट्राइटिस कर सकती हैं। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा गैस वगैरह बन सकता है, बट ये भी मेडिकली ही देखना चाहिए और तभी इसका इलाज करना चाहिए। ओके, सो डॉक्टर साहब, अब हमारे पेरेंट्स को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको बच्चों के लिए उनके डाइट से रिलेटेड आप क्या सजेस्ट करेंगे? एंड पैक्ड फूड आते हैं उसको लेकर आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? तो बेसिकली 2 सवाल है कि हम क्या खाने को दें और पैक्ड खाने के बारे में क्या करें। तो अभी मैंने बताया कि क्या दें। देखिए, जो भी चीज़ें प्लांट से अवेलेबल हो रही हैं वो बेहिचक आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, बेहिचक। जैसे रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सब कुछ इसके अंदर होता है। फ्रूट्स, सब कुछ इसके अंदर होता है। तो बेसिकली 6 महीने तक माँ का दूध और 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फूड में रोटी, चावल, दाल, सब्जी, थोड़ा सा आप डेयरी प्रोडक्ट भी ले सकते हैं और फ्रूट्स आप ले सकते हैं। अगर आप अंडा वगैरह खाते हैं तो पोल्ट्री या फिश या चिकन या एग भी आप ले सकते हैं। तो ये मेनली 5 तरह की डाइवर्सिटी वाले फूड होते हैं जिससे सब कुछ मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आप केवल 4 तरह के आइटम खाइए, इससे भी आपको सारी चीज़ें सफिशिएंट अमाउंट में सब कुछ मिल जाएंगी। चाय हम पेट भरने के लिए नहीं पीते हैं, तो बच्चे को मार्केट का फूड अगर दीजिए तो टेस्ट के लिए दीजिए। पिज़्ज़ा दीजिए तो पूरा बड़ा पिज़्ज़ा ऐसे पेट ना भरने के दीजिए, एक स्लाइस दे दीजिए।
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने बच्चों के लिए इतनी अच्छी डाइट प्लान बताया और उनके डाइजेशन के लिए इतने अच्छे सजेशंस दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।